Assalamu alaikum students, many of you were asking me about the question of art of characterization in Joseph Andrews, so I decided to make a video on it so that you will be able to handle this question easily. Okay, so let's start. Art of characterization in Joseph Andrews. You must be familiar with the question of art of characterization because we have dealt this question in Chaucer's prologue to the Canterbury Tales. जब हमने Chaucer's prologue to the Canterbury Tales किया था तो हमने art of characterization किया था. तो आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन के जो सारे क्वेश्चंस होते हैं ऑलमोस्ट किसी भी नावल का हो, इसमें यही पॉइंट्स ऑलमोस्ट आते हैं. ये क्वेश्चन आप खुद से भी बना सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इजी है क्योंकि इसमें यही पॉइंट्स जो हैं वो ज़्यादातर आ जाते हैं. तो आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि हाउ कैरेक्टर्स आर मेड, यू कैन से दैट हाउ कैरेक्टर्स आर मेड और हाउ कैरेक्टर्स आर पोर्ट्रेड बाय द राइटर और बाय द इन चॉसर्स केस ही वॉज अ पोइट. तो वो पोइट था तो तभी उसको पेंटर ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर कहते हैं ना, क्योंकि सबसे पहले कैरेक्टर्स जो थे हमारे पास 14th सेंचुरी से वो चॉसर से आए थे. और इस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो इस चैनल पे है भी, वो आप दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो. जोसेफ एंड्रयूज इज़ अ वर्क बाय हेनरी फील्डिंग. तो हेनरी फील्डिंग का ये जो बहुत ही फेमस वर्क है, इट वॉज रिटन इन 18th सेंचुरी. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसने कैरेक्टर्स को किस तरह से प्रेजेंट किया इन जोसेफ एंड्रयूज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ कैरेक्टर्स. तो हमने ये जो है क्लास में इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है. एंड वी हैव सीन दैट फील्डिंग हैज डिस्क्राइब्ड ईच एंड एवरी कैरेक्टर विद माइन्यूट डिटेल. हमें उसने उसकी हर कैरेक्टर की फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन दी है. फॉर एग्ज़ाम्पल शुरू में जब हमने पढ़ना शुरू किया था तो हमने देखा था कि जोसेफ एंड्रयूज़ के बारे में हमें शुरू के चैप्टर्स में बताया गया था कि ही वॉज 10 years ओल्ड और वो बहुत खूबसूरत था. फिर व्हेन ही वॉज 17 years ओल्ड ही वॉज नोटिस्ड बाय लेडी बूबी बिकॉज ही वॉज वेरी हैंडसम, ही वॉज वेरी चार्मिंग बॉय. और मैंने आपको ये भी बताया था कि ही वॉज़ वेरी फेमस फॉर हिज ब्यूटी बिकॉज जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे. तो जोसेफ जो है वो क्रिश्चियन नेम है फॉर यूसुफ का क्रिश्चियन नेम है. यहाँ पे कह सकते हैं आप कि उसने थोड़ी सी वहाँ से सिमिलैरिटी है इसके अंदर. वहाँ बाइबल का जो करेक्टर था जोसेफ, जो कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे. तो हमें जोसेफ की डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है आगे जाके जब वो एक यंग मैन बन जाता है तो आगे उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन हमें दी गई है, जिसमें हमें बताता है कि वो एक कि उसकी हाइट कितनी है, उसके बाल कैसे हैं, ब्लॉन्ड है, उसका कलर कैसा है, इवन उसके लिम्स के बारे में, उसके बाजू जो थे वो कितने स्ट्रॉन्ग थे. और वो बिल्कुल एक परफेक्ट कैरेक्टर की तरह उसको जो है वो दिखाया गया है. हमारे पास दूसरे करेक्टर्स की भी फिज़िकल डिस्क्रिप्शंस है. जैसे मिसेस स्लिपस्लॉप के बारे में हमें बताया गया है कि वो किस तरह दिखती थी, उसकी एज कितनी थी. शी वॉज़ ऑलमोस्ट 45 years ओल्ड. लेडी बूबी शी वॉज़ ऑलमोस्ट 26 years ओल्ड. और वो किस तरह की दिखती थी. मिसेस स्लिपस्लॉप की एक टांग लंबी थी, एक छोटी थी. हर कैरेक्टर के बारे में, फ़ैनी के बारे में, दैट शी वॉज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल. हर कैरेक्टर की हमें फिज़िकल डिस्क्रिप्शन जो है वो दी गई है, जिससे कि हमारे माइंड में एक इमेज बन जाता है कि वो कैरेक्टर दिखता कैसा होगा. हम अपने माइंड में एक स्केच बना लेते हैं, जो कि आप किसी भी नावल को जब आप रीड करते हैं, चाहे वो इंग्लिश का नावल हो चाहे वो उर्दू का नावल हो, जो सबसे पहले आपसे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है और उसको जो आप फिज़िकली डिस्क्राइब किया होता है राइटर ने, उससे आपके माइंड में एक इमेज बन जाता है कि ये कैरेक्टर जो है लंबा है, छोटा है, पतला है, मोटा है और स्ट्रॉन्ग दिखता है या बिल्कुल फ्रेल सा है, कैसा है. ये सब आपको फिज़िकल डिस्क्रिप्शन से पता चलता है. और हमें जोसेफ एंड्रयूज़ में हर कैरेक्टर की हेनरी फील्डिंग ने डिटेल जो है फिज़िकल डिस्क्रिप्शन दी है. अच्छा, फिज़िकल डिस्क्रिप्शन के अलावा जो है दूसरी डिस्क्रिप्शन जो आ सकती है वो थॉट्स. यूजुअली आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन में हमें एक्शंस और थॉट्स से भी एक कैरेक्टर जो है वो रिवील होता है. यहाँ पे तो ज़्यादा उसका इतना रोल नहीं है, लेकिन थॉट्स का आप इस तरह से अमल देख सकते हैं कि हमें जोसेफ की थॉट्स का पता चलता है
जब भी वो अपनी बहन पैमेला को लेटर लिखता है और लेडी बूबी के बारे में और फैशनेबल सोसाइटी के बारे में, अपर क्लास के बारे में बताता है कि वो कितने हिपोक्रेट हैं और उसके साथ कैसा सलूक करते हैं, तो हमने जोसेफ की थॉट्स का पता चलता है। उसकी थॉट्स से हमने उसकी नेचर का पता चलता है, जो कि वो लेटर्स लिख के जो अपनी सिस्टर पैमेला को हमें शो करता है। तो फर्स्ट पॉइंट है फिज़िकल डिस्क्रिप्शन, जो कि अगर हमें अब आपको साथ साथ एक फेमिलियर चीज़ के बारे में बताती रहूँ, क्योंकि हमने चौसर पढ़ा हुआ है, तो उसमें भी हमें हर चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन दी हुई थी। आप रेफरेंस भी दे सकते हैं, क्वेश्चंस के अंदर रेफरेंस दे सकते हैं। डिटेल में चौसर हमें हर कैरेक्टर के बारे में बताता है कि उसका ड्रेस कैसा था। फॉर एग्ज़ाम्पल स्क्वायर कि वो बिल्कुल ही वॉज एज़ फ्रेश एज़ द मंथ ऑफ मई, और वो उसके बाल जो थे कर्ली थे और वो बहुत फैशनेबल था, उसकी वॉइस जो थी गर्लिश थी। ये सारा कुछ जो है वो फिज़िकल डिस्क्रिप्शन में आ जाता है। उनकी ड्रेसेस के बारे में, हर चीज़ के बारे में, जैसे समर के बारे में भी था कि उसके मुंह पे जो थे वो दाने से थे। ये सब कुछ जो है वो फिज़िकल डिस्क्रिप्शन में आ जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंडिविजुअल वर्सेस टाइप्स, इंडिविजुअल कैरेक्टर्स या टिपिकल कैरेक्टर्स। अब जोसेफ एंड्रयूज़ के जो कैरेक्टर्स थे ये इंडिविजुअल्स थे या टाइप्स थे। So Henry Fielding once said that about Joseph Andrews that I declare here once for all, I describe not men but manners, not an individual but a species. तो हेनरी फील्डिंग ने खुद कहा कि आई डिस्क्राइब नॉट मैन बट मैनर्स, यानी कि वो ही डज़ नॉट डिस्क्राइब अबाउट मैन, यानी कि वो इंडिविजुअल के बारे में नहीं बता रहा, बट अबाउट मैनर्स। मैनर्स का यहाँ पे मतलब एटिकेट नहीं है। मैनर का मतलब ये है कि क्योंकि इट इज़ अ नॉवल ऑफ मैनर्स, तो मैंने आपको नॉवल ऑफ मैनर बताया जब प्राइड एंड प्रेजुडिस वाली वीडियो में भी कि वो क्या होता है, जिसमें आपको सोसाइटी के रहन सहन के बारे में, जो सोसाइटी के रिलेशनशिप्स हैं, सोसाइटल रिलेशनशिप्स के बारे में बात हो रही होती है, उसको वो मैनर्स कह रहा है। सोसाइटल रिलेशनशिप्स के बारे में वो बात कर रहा है, सिर्फ मैं एक किसी इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं कर रहा, वो ये कह रहा है। नॉट एन इंडिविजुअल बट अ स्पीशीज़, स्पीशीज़ यानी कि जर्नलाइज्ड, जर्नली आप कह सकते हैं स्पीशी, पूरे जो कह लें कि हर तरह के जो पूरी ह्यूमंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो किसी एक इंडिविजुअल को नहीं करा। लेकिन बहुत से क्रिटिक्स से कहते हैं कि ही इज़ नॉट ओनली रिप्रेजेंटिंग टाइप्स, ही इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग इंडिविजुअल्स, एज वी कैन सी इन द कैरेक्टर ऑफ पार्सन अब्राहम एडम्स, that although he was a typical character but he has some individual qualities as well। इस तरह के कैरेक्टर्स उसके अंदर कुछ अपनी इंडिविजुअल क्वालिटीज़ भी थी। अच्छा, टाइप्स और इंडिविजुअल्स जो हैं ये भी हमने चौसर में पढ़े थे कि कुछ जो थे टिपिकल कैरेक्टर थे। तो टिपिकल कैरेक्टर अगर आप भूल गए हैं तो टिपिकल कैरेक्टर क्या होता है, टाइप्स वो होते हैं जो टिपिकल होते हैं, यानी कि टिपिकल इस तरह से होते हैं कि वो सिर्फ ना अपने इरा को बल्कि हम आज के इरा में भी ऐसे लोगों को देख सकते हैं। इस पीरियड में भी हम उन लोगों को देख सकते हैं जो हम 18th सेंचुरी के लोगों में देखते हैं, वही क्वालिटीज़ आज के लोगों में भी देखते हैं। इंडिविजुअल होता है कि वो उसकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, उसकी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, उस तरह के कैरेक्टर वो इंडिविजुअल है, वो हर ज़माने में उस तरह का कैरेक्टर नहीं होता। लेकिन टिपिकल कैरेक्टर्स जो है वो हेनरी फील्डिंग कहता है कि इस तरह के टाइप्स हैं, जिस तरह के चौसर 14th सेंचुरी में टाइप्स जो है वो रिप्रेजेंट करा था, ये 18th सेंचुरी में टाइप्स रिप्रेजेंट करा है। जैसे कि इसका कलरगी चर्च पीपल जो थे वो इसके ज़माने के लोग जो थे वो चैरिटी नहीं करते थे। इसी तरह से जो चौसर के ज़माने के थे वो भी लोग करप्ट थे, रिलीजियस करप्शन बहुत ज़्यादा थी उस वक्त भी। ठीक है, तो इसके करेक्टर्स को हम कह सकते हैं कि दे आर टाइप्स, यूजली जनरली they are types but there are few characters that can be categorized as individuals, for example पार्सन एडम्स, और कुछ कहते हैं पार्सन ट्रूलीबर जो था वो सिर्फ एक चैप्टर के लिए आया था हालांकि, लेकिन वो इतना उसको प्रेजेंट उसको ऐसे किया गया कि वो मेमोरेबल कैरेक्टर बन गया, वो एक मेजर कैरेक्टर लगता है, वो एक माइनर कैरेक्टर नहीं लगता।
क्योंकि उसके अंदर अपनी एक इंडिविजुअलिटी थी। क्योंकि आज के ज़माने में भी आपको ऐसे पार्सन्स देखने को मिलते हैं जो पार्सन कम और फार्मर ज़्यादा होते हैं। तो वो भी एक फार्मर था ना, जो कि बहुत ज़्यादा सेल्फिश था। तो उसने इन सब चीज़ों के ज़रिए सेल्फिशनेस दिखाई तो है, जो टिपिकली भी थी और इंडिविजुअली भी थी। तो वो ये भी कहता है कि उसने बहुत ज़्यादा केयर की, फील्डिंग ये भी कहता है कि उसने बहुत ज़्यादा केयर की कि वो किसी उसका कोई कैरेक्टर इंडिविजुअल से मिलता जुलता है, पर कोई भी गेस नहीं कर सकता है किस इंडिविजुअल की तरफ इशारा कर रहा है। तो उसके कैरेक्टर्स जो थे वो बेसिकली टिपिकल कैरेक्टर्स थे। ठीक है, तो उसके बेसिकली टिपिकल कैरेक्टर से ये याद रखिएगा। लेकिन इंडिविजुअल्स भी कह सकते हैं आप, ट्रूलीवर को और पार्सन एडम्स जो है वो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स की कैटेगरी में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ रियल कैरेक्टर्स। तो रियलिज्म जो था एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे चौसर में था वैसे ही हेनरी फील्डिंग में भी रियलिज्म एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और क्योंकि ये सटायर है, ये सोशल सटायर है, सोसाइटी के ऊपर सटायर है, तो उसने सोसाइटी के लोगों को जो है वो प्रेजेंट किया है और उनको सटायर किया है। जिस तरह से चौसर ने किया 14th सेंचुरी में, ये याद रखिएगा, लेकिन कि चौसर पोइट था, ये नॉवलिस्ट है। और पोप ने किया 18th सेंचुरी में, पोप अलेक्जेंडर पोप रेप ऑफ द लॉक में, उसका भी हमने एक क्वेश्चन किया है जिसमें वो 18th सेंचुरी की ट्रू पिक्चर को दिखा रहा है, रियलिटी को दिखा रहा है, उसमें भी रियलिज्म था। तो इसी तरह से फील्डिंग भी रियल कैरेक्टर्स दिखा रहा है कि उस ज़माने में 18th सेंचुरी में कैसे लोग हिपोक्रेट थे, किस तरह प्रिटेंड करते थे, किस तरह वैनिटी शो करते थे। तो ये रियलिटी जो है वो उसने अपने कैरेक्टर्स के ज़रिए दिखाई, जो उसके हिपोक्रेट कैरेक्टर्स हैं। बहुत सारे डिफरेंट प्रोफेशंस के ज़रिए वहाँ हमने देखा कि जोसेफ एंड्रयूज़ में बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं। पार्सन देखने को मिले हमें, कंट्री पार्सन थे, टाउन पार्सन्स थे, पार्सन एडम्स था जहाँ वो एक अच्छा था, पार्सन ट्रूलीवर, पार्सन बारनाबास, उनकी करप्शन देखी। स्क्वायर्स हमें काफ़ी सारे देखे, वो भी काफ़ी करप्ट थे। और इन कीपर्स हमें देखने को मिले काफ़ी। इन कीपर्स कोच, स्टेज कोच के जो लोग थे वो जो औरतें अंदर बैठी थी वो लेडीज़, और लेडीज़ की मेड्स के जो, जैसे लेडी बूबी थी वो भी करप्ट थी, हिपोक्रेट थी। उसकी जो मेड सर्वेंट थी, वेटिंग जेंटल वुमेन थी उसकी, लेडी मिसेस स्लिप्सलॉप, वो भी एक करप्ट कैरेक्टर थी, हिपोक्रेट थी। तो इस तरह बहुत से जो कैरेक्टर्स हैं वो उस दौर की कैलसनेस को, सेल्फिशनेस को शो कर रहे थे। इन कीपर्स, हम बहुत ढेर सारे इन कीपर्स देखे, जैसे मिस्टर टॉवर्स, मिसिस टॉवर्स, और भी काफ़ी सारे इन्स में वो जगह जगह जाते हैं। हमने स्पोर्ट्स पर्सन देखा, एक स्पोर्ट्समैन था, बिजनेसमैन था, वो मिस्टर विल्सन बिजनेसमैन था। स्पोर्ट्समैन देखा हमने जो कि बहुत ज़्यादा हिपोक्रेट था, वो शो कर रहा था कि वो बहुत ज़्यादा ब्रेव है, लेकिन जैसे ही वो किसी औरत की फैनी की चीखें सुनता है तो उसको बचाने के लिए नहीं जाता। तो ये हमें रियलिटी शो की है उस सोसाइटी की। जिस तरह से पोप ने सटायर किया, पोप का सटायर तो बहुत ज़्यादा हार्श था, तो फील्डिंग का इतना हार्श नहीं था, क्योंकि इसमें कॉमेडी भी है, क्योंकि ये एक कॉमिक एपिक पोम इन प्रोज है। तो एक कॉमिक एपिक पोम है, ठीक है, ये कॉमिक एपिक है, तो ये कॉमेडी तो इसमें है ही है, लेकिन ये रियलिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये करेक्टर्स जो हैं, इसके करेक्टर्स रियल करेक्टर्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कॉमिक कैरेक्टर्स। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया दैट इट इज़ अ कॉमिक एपिक पोम इन प्रोज, तो ये कैरेक्टर्स जो हैं इसके अंदर कॉमिक कैरेक्टर्स भी हैं। और फील्डिंग हिमसेल्फ सेज इन हिज प्रीफेस टू द जोसेफ एंड्रयूज दैट द ओनली सोर्स ऑफ रिडिकुलस is affectation. Ridiculous here means comics is affectation. And affectation, according to him, stems from two things. One hypocrisy, second one is vanity. Vanity और hypocrisy से जो है affectation जो है वो पैदा होती है, ठीक है।
तो रिडिकुलस जो है उसने उसका उसका मकसद क्या था इस नॉवल को लिखने का, टू एक्सपोज द रिडिकुलस, और उसके लिए यानी कि उसने सटायर किया। टू एक्सपोज द रिडिकुलस का मतलब यहाँ पे कि उसने सटायर यूज़ किया। सटायर में कॉमेडी भी आ जाती है और क्रिटिसिज्म भी आ जाता है। उसने क्रिटिसाइज भी किए, कॉमिक वे में क्रिटिसाइज़ किया। तो हमें रिडिकुलस कैरेक्टर्स तो हम देख सकते हैं कि स्लिप स्लॉप का भी है, लेडी बूबी का भी है, और वैनिटी को तो किसी हद तक पार्सन एडम्स ने भी शो किया है, क्योंकि वो हमेशा उसको बड़ा नाज रहा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा बुकिश नॉलेज है, लेकिन उसका ज़रा भी कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था। और वो वैनिटी इस तरह से भी शो करता है कि वो जोसेफ को फैनी के गुम होने पर बहुत ज़्यादा तसल्लियाँ दे रहा होता है कि इंसान को सब्र करना चाहिए। इस बात पे उसको बड़ा लंबा सा लेक्चर देता है, और जब उसको कोई आके बताता है कि उसके बेटे को किसी ने, कि उसका बेटा जो है वो डूब के मर गया है, तो वो खुद इतना वावेला मचा देता है, जो कि इटसेल्फ उसकी हिपोक्रेसी है कि अभी तो वो उसको लेक्चर दे रहा होता है कि सब्र करना चाहिए, और ख़ुद उससे सब्र हुआ ही नहीं। लेकिन बेसिकली जो एक कॉमेडी का कैरेक्टर है, जो हमारा कॉमिक, दो हीरो हैं हमारे पास है ना, तो एक हीरो तो हमारा है ही कॉमिक हीरो, जो कि है पार्सन अब्राहम एडम्स। वो इस तरह से कि थ्रू आउट नॉवल हमें उसकी फुलिशनेस देखने को मिलती है। एक दफ़ा फॉर एग्ज़ाम्पल वो लंदन जा रहा होता है अपने सरमन्स पब्लिश करवाने के लिए, और अपने सरमन्स जो है वो घर पे ही भूल जाता है। फिर एक दफ़ा क्या होता है कि उसने किसी रास्ते से गुज़रना होता है, और वो बजाय इसके के पाथ चूज़ करे, वो पानी में से गुज़र जाता है। वो दूसरा रास्ता देखता ही नहीं, इतना बेवकूफ़ होता है। और एक दफ़ा जो है वो हम देखते हैं नॉवल में कि वो अपने रूम में जा रखे सोने की बजाय जो है फैनी के साथ जाके सो जाता है। तो ये कॉमिक कैरेक्टर है, वो जगह जगह ह्यूमर क्रिएट करता है। उसके अलावा मिसेस स्लिप्सलॉप भी काफ़ी ह्यूमर क्रिएट करती है जब वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करती है। नंबर 5 पे वी हैव आयरॉनिक कैरेक्टर्स। तो इस पूरे नावल में का मकसद जो था इज़ टू एक्सपोज द रिडिकुलस, यानी कि इसको सटायर था। आयरनी इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, और ये जो कैरेक्टर्स हैं ये आयरॉनिक कैरेक्टर्स हैं। जैसे कि आप लेडी बूबी को देखते हैं, वो प्रिटेंड करती है कि वो एक चेस्ट विडो है, बट शी इज़ नॉट अ चेस्ट वुमन। शी थ्रू आउट द नॉवल ही ट्राइज टू सीड्यूस जोसेफ टू सेटिस्फाई हर लस्ट, ठीक है। और लेकिन वो शो ये करती है जैसे वो बहुत पायस है। और आयरॉनिक इस तरह से भी है कि वो अपने कंट्री के नेबर्स को, कंट्री नेबर्स को, कंट्री मीन्स अपने विलेज में जो उसके नेबर्स थे उनको ब्रूट्स कहती है, और टाउन में जाके वो एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड लेडी बन जाती है। लेकिन वो खुद जब उसका कोई नौकर बुरा काम करता है तो वो खुद भी ब्रूट बन जाती है, और वो थ्रू आउट जोसेफ के साथ जो है वो रिलेशन बनाना चाहती है, लेकिन वो ये भी चाहती है कि उसको हर कोई पायस समझे। सेम इज़ द केस विद मिसेस स्लिप्सलॉप। मिसेस स्लिप्सलॉप जो है वो भी जोसेफ को सीड्यूस करने की कोशिश करती रहती है, और वो उल्टा उसी पे इल्ज़ाम लगा देती है। और ख़ास तौर पे वो सेडक्शन वाला सीन था लेडी बूबी का। लेडी बूबी जोसेफ एंड्रयूज़ को अपने रूम में बुलाती है, उसको उल्टी घुमा फिरा के बातें कर रही होती है, और उसमें वर्बल आयरनी थी। साफ साफ अपना मोटिव नहीं बताती, अपना मोटिव नहीं बताती उसको कि मेरा मकसद क्या है, और जोसेफ जो है उसकी बात को नहीं समझ पाता। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो आयरॉनिक हैं, क्योंकि हम इस पूरे नावल में बहुत ज़्यादा आयरनी है, सटायर है, ह्यूमर है। तो इसमें कैरेक्टर्स जो हैं, आयरॉनिक कैरेक्टर्स जो हैं वो हिपोक्रिटिकल कैरेक्टर्स हैं, और हिपोक्रेसी जो है वो जगह जगह आपको हर कैरेक्टर जो है वो शो कर रहा है। चाहे वो लेडी बूबी है, स्लिप्सलॉप है, उसका सर्वेंट पीटर पाउंस है, और सेल्फिशनेस और केयरलेसनेस जो है, दूसरे जितने भी माइनर कैरेक्टर्स हैं, मिसेस टॉवोस है, और भी बहुत से जो कैरेक्टर्स हैं वो आयरॉनिक कैरेक्टर्स हैं। कैरिकेचर्स, कैरिकेचर्स, अच्छा ये आपके लिए शायद मे बी न्यू वर्ड हो,
ऑल्दो इसको भी मैंने किसी वीडियो में एक्सप्लेन किया है। कैरिकेचर्स क्या होते हैं कि what burlesque is in what burlesque is in writing, caricature is in painting। कैरिकेचर्स असल में पेंटिंग में होते हैं या ड्राइंग्स में होते हैं। कैरिकेचर होते क्या है कि कोई भी नॉर्मल चीज़ जिसको एग्जेजरेट किया हो। आप लोगों ने अक्सर न्यूज़पेपर्स में देखा होगा कि पॉलिटिशियंस की पिक्चर्स बनी होती हैं, लेकिन किसी का हाथ बहुत बड़ा कर देते हैं या किसी का नाक बहुत बड़ा कर देते हैं, किसी का कान बहुत बड़ा कर देते हैं, तो उसको कैरिकेचर कहते हैं। जो एग्जेजरेशन की होती, किसी एक बॉडी पार्ट की कह लें या पूरे मुंह बहुत बड़ा कर दिया फॉर एग्जांपल, और धड़ छोटा सा है, तो वो कैरिकेचर होता है। यूजुअली ये ड्राइंग्स में, पेंटिंग्स में होता है। और सेम जो है ना, जो ये पेंटिंग में होता है उसको कैरिकेचर बोलते हैं, और ये एग्जैजुरेशन जो राइटिंग्स में होती है उसको बर्लेस्क बोलते हैं। बर्लेस्क जो है वो भी कॉमेडी की उसमें आ जाती है। उसमें कॉमेडी होती है, कॉमेडी क्रिएट करने के लिए ऑब्वियसली एग्जैजुरेशन की जाती है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ कैरिकेचर्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं। स्पेशली जो एक कैरेक्टर जो कैरिकेचर है जो कि बहुत ही ऑब्वियस है, वो है मिसेस स्लिपस्लॉप। मिसेस स्लिपस्लॉप की फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन जो हमें दी गई है उससे हमें पता चलता है कि दैट शी वाज अ कैरिकेचर। उसकी वो जो फिज़िकल डिस्क्रिप्शन है वो रीड कीजिएगा अच्छी तरह से। उसमें हमें एक बार जैसे हमें बताई हुई कि उसकी एक टांग लंबी है, एक टांग छोटी है, तो वो एक कैरिकेचर जो है वो बनाई गई है। बाकी कैरेक्टर्स भी किसी ना किसी हद तक कैरिकेचर्स ही हैं, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा कुछ एग्जैजरेशन उनमें भी है, कुछ ना कुछ एग्जैजरेशन उनमें भी है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है फ्लैट वर्सेस। अच्छा, ये जो ऊपर आयरॉनिक कैरेक्टर था ना, ये हमारे पास चौसर में भी है। चौसर में जितने कैरेक्टर्स थे उनमें आपने देखा उसमें बहुत ज़्यादा सटायर था, आयरनी थी, तो आयरॉनिक कैरेक्टर्स हमने चौसर में भी देखे थे। फ्लैट वर्सेस राउंड कैरेक्टर्स। अच्छा, फ्लैट और राउंड कैरेक्टर्स को हमने बहुत डिटेल में कवर किया है एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल बाय E.M. Foster, because this concept was originated by E.M. Foster in his work Aspects of the Novel। तो फ्लैट कैरेक्टर्स क्या होते हैं? फ्लैट कैरेक्टर्स वो होते हैं जिनके अंदर लेयर्स नहीं होती, बहुत सिंपल होते हैं। इनको वन लाइन में या ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन्स के अंदर आप इजीली जो है प्रेजेंट कर सकते हैं। जबकि जो राउंड कैरेक्टर्स होते हैं उनमें लेयर्स होती हैं बहुत ज़्यादा। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड पर्सनालिटीज़ होती हैं, इस कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटीज़ होती हैं, इसकी लेयर्स होती हैं और ये इजीली रिकग्नाइजेबल नहीं होते। जबकि फ्लैट कैरेक्टर्स आर इजीली रिकग्नाइजेबल। फ्लैट और राउंड कैरेक्टर्स कि वहाँ पे एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल के अंदर ही E.M. फॉस्टर ने ही जो एग्जांपल दी है फ्लैट कैरेक्टर्स की, वो उसने जोसेफ एंड्रयूज़ की दी है, और राउंड कैरेक्टर्स की जो उसने एग्जांपल दी है वो प्राइड एंड प्रेजुडिस की दी है, जो कि अभी हमने पढ़ा है। जैसे कि प्राइड एंड प्रेजुडिस में एलिजाबेथ का कैरेक्टर है, डार्सी का कैरेक्टर है, जो कि कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स हैं, उस कैरेक्टर्स की लेयर्स हैं। तो जो जोसेफ एंड्रयूज़ के कैरेक्टर्स हैं वो फ्लैट कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि पूरे नावल गुजरने के बाद भी जोसेफ जैसे शुरू में चेस्ट था, वो एंड में भी वैसा ही चेस्ट, मासूम, सिंपल, एक सिंपल कंट्री गाय बन के रह जाता है। उसमें कोई एज सच कोई चेंज नहीं आता। लेकिन डार्सी और एलिजाबेथ के कैरेक्टर्स में आप देखते हैं बहुत चेंज आ जाता है। ठीक है, तो नॉवेल्स के अंदर जब आप आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन करेंगे तो आपको ये फ्लैट और राउंड कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। अच्छा, इसमें भी आप जोसेफ एंड्रयूज़ में भी आप फ्लैट कैरेक्टर्स ही ज़्यादातर है, पर किसी ना किसी कैरेक्टर में थोड़ा सा राउंडनेस हो सकती है, लेकिन बेसिकली इसके सारे कैरेक्टर्स जो है वो फ्लैट कैरेक्टर्स हैं। ना फैनी चेंज होती है बिल्कुल भी, ना ही जोसेफ चेंज होता है बिल्कुल भी, ना ही स्लिपस्लॉप और लेडी बूबी एंड तक जो है वो कोई नेक शरीफ बनती है, जैसी होती है वैसी की वैसी रहती है। लास्ट पॉइंट हमारे पास है कंपेयर एंड कंट्रास्ट मेथड। ऐसा कंपेयर एंड कंट्रास्ट मेथड जो था ना, ये
मेथड जो है इट वाज आल्सो यूज्ड बाय चॉसर, जिसमें उसने अपने कुछ गुड कैरेक्टर्स को कंपेयर किया हुआ था अपने कुछ बैड कैरेक्टर्स के साथ। जो करप्ट कैरेक्टर्स थे उनको उसने कंपेयर किया हुआ था अपने गुड कैरेक्टर्स के साथ। अच्छा, ड्रामा में एक टेक्निक यूज़ होती है फॉइल। फॉइल होता है ऑपोजिट, जैसे कि एक अच्छाई है तो एक बुराई है, एक अच्छा कैरेक्टर एक बुरा कैरेक्टर, उसका फॉइल उसका ऑपोजिट। ठीक है, यहाँ पे दो कैरेक्टर्स को आप कुछ कैरेक्टर्स को आप कंपेयर कर सकते हैं। जैसे एक इंसान की बुराई दूसरे की अच्छाई को हाईलाइट करती है, एक की अच्छाई दूसरे की बुराई को हाईलाइट करती है। तो इसलिए ये टेक्निक जो है वो यूज़ की जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक तरफ पार्सन एडम्स है जो चैरिटी करता है, बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है। दूसरी तरफ जो है दो पार्सन्स हैं, एक पार्सन ट्रूलीबर जो कि बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, बिजनेस बिजनेस लाइक सोच रखता है और पार्सन बारनाबास है जो कि बिल्कुल ही सफाक है। ठीक है, और आप लेडीज़ में भी देख सकते हैं कि एक तरफ लेडी बूबी है और एक तरफ फैनी है। फैनी और पैमला जो है वो बहुत नेक हैं। वो दोनों अपनी चेस्टिटी को हर वक्त बचाती रहती हैं, और लेडी बूबी और स्लिप स्लॉप जो है वो हर वक्त जो है वो सिड्यूस करने के लिए मेल को पीछे पड़ी रहती हैं। तो इस तरह हमारे पास जो है कंपेयर और कंट्रास्ट की का मेथड भी है। अब ट्रूलीबर, बारनाबास और पार्सन एडम्स, इस तीनों पार्सन हैं, तीनों चर्च के करेक्टर्स हैं। लेकिन एडम जो है वो हीरो है हमारा, और वो दोनों जो है ऑलमोस्ट विलन है इस नॉवल के। सो ये थी आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन। अच्छा, इसके अलावा वैसे जो था हमारा चौसर, उसके अंदर तो डायरेक्ट करेक्टराइजेशन और इनडायरेक्ट करेक्टराइजेशन भी थी। तो डायरेक्ट करेक्टराइजेशन ये होती है कि जो डायरेक्टली हमें प्रेजेंट किया जा रहा होता है कि ये करेक्टर, जैसे जोसेफ एंड्रयूज एंटर हुआ हमारे नॉवल में तो उसकी डिस्क्रिप्शन हमें दी गई। इनडायरेक्ट करेक्टराइजेशन ये होती है कि कोई दूसरा कैरेक्टर हमें उस कैरेक्टर के बारे में बताए। वो हमें ये, क्योंकि हमारे इस नॉवल में ऐसा नहीं है, हमें सिंपल सिंपल ही सबकी जो है वो डिस्क्रिप्शन दी गई है। तो ये थे हमारे पॉइंट्स ऑफ आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन इन जोसेफ एंड्रयूज। आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. इफ़ you have any queries regarding this question, you may ask me in the comment section below. Okay, best of luck for your exams.